Good morning students. Today we are going to start with new chapter 5 data handling. Before going to start with data handling कुछ बेसिक्स टॉपिक्स हैं, बेसिक्स डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको बताती हूँ। और डेटा हैंडलिंग तो आप छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, थर्ड फोर्थ फर्स्ट क्लास से ही डेटा हैंडलिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बट हर क्लासेस में ये चीज़ का टॉपिक जो होता है डिफरेंट होता है। आपने सिक्स क्लास में डेटा हैंडलिंग पढ़ी है, सेवन्थ में पढ़ी है और एट्थ में भी अब ये डेटा हैंडलिंग सेम वही चीज़ पढ़ोगे, ठीक है। तो डेटा हैंडलिंग और सब मोस्टली बच्चे डेटा हैंडलिंग चैप्टर बहुत लाइक करते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं होते हैं और बहुत मज़ेदार होता है, इसलिए डेटा हैंडलिंग मोस्टली स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद today's chapter data handling. Looking for information in your day-to-day life, you might have come across information such as runs made by a batsman in the last 10 test matches, number of wickets taken by a bowler in the last 10 ODI, marks scored by the students of your class in the mathematics unit test, number of storybooks read by each of your friends. अब आपने डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा ये चीज़ें होती रहती हैं, जैसे रन, एक बैट्समैन ने कितने रन बनाए 10 मैचेस में, ठीक है, या फिर कितने विकेट्स लिए, या फिर आपके क्लास में किस बच्चे के कितने मार्क्स आए मैथ्स में, ठीक है, या फिर कोई नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स या फिर कोई भी टाइप की स्टोरी बुक्स जो आपके फ्रेंड ने रीड किए या फिर आपने, तो आप क्या करते हो उन सब इंफॉर्मेशन को जब कलेक्ट करते हो तो उस जो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। द इंफॉर्मेशन collected in all such cases is called data. जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं इन सब वो जो डे टू डे लाइफ में जो भी हमारा जो भी कुछ हो रहा है देख रहे हैं हम, ठीक है, और जो भी हमारे आगे इंफॉर्मेशन अक्रॉस हो रही है उसमें जो डेटा हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम उसको क्या कहलाते हैं, डेटा कहलाते हैं। डेटा इज यूजुअली कलेक्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सिचुएशन दैट वी वांट टू स्टडी। और डेटा एक यूजुअली एक कंटेंट है ऑफ सिचुएशन दैट वी वांट टू स्टडी, जो हम आगे पढ़ना चाहते हैं या फिर हम जो चीज़ को आगे देखना चाहते हैं उसका एक हम कलेक्शन करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। फॉर एग्जांपल अ टीचर में लाइक टू नो द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास। एक टीचर है वो जानना चाहती है कि मेरे क्लास में मेरे हर एक बच्चे की एवरेज हाइट कितनी है, तो वो एक इंफॉर्मेशन है जो एक डेटा है जो एक टीचर कलेक्ट करना चाहती है अपनी क्लासेस के बच्चों का, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के आपको डेटा मिल जाएंगे यहाँ पे। समटाइम्स डेटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। और समटाइम्स जो भी डेटा है हम उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कई बार हम उसको पाई चार्ट के फॉर्म में भी करते हैं, ठीक है। कई बार हम उसको बार ग्राफ में भी फॉर्म करते हैं, कभी हम उसको फ्रीक्वेंसी टेबल टेली मास के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप अब नीचे डिफरेंट टाइप्स के आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं। Do you remember the different types of graphs which we have learned in earlier classes? अब आपने डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट टाइप्स के डेटा हैंडलिंग पढ़ी थी, तो अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स पढ़ाते हैं। पहला ये पिक्टोग्राफ जो कि हमने फर्स्ट क्लास में आपको सिखाया था कि हाउ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा इन अ पिक्चर फॉर्म। किसी भी डेटा को पिक्चर फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था। जैसे जुलाई में मेरे पास में कितना है, 250 कार्स है, तो 250 मतलब 1 कार हमने 100 कार के बराबर रिप्रेजेंट किया, एक पिक्चर कार की, ठीक है। तो ये 100 तो 100 200 और हाफ कार होगी तो कितना हो गया 50, तो 250, ठीक है। ऐसे मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को हमने पहले अर्लियर क्लासेस में बता चुका है, ठीक है। अब बार ग्राफ आर डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यूज। अब जो बार ग्राफ है ये आपका बार ग्राफ है जिसमें कि क्या बताया जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी जैसे कि यहाँ पे 2003 से 2004 की जो इंफॉर्मेशन है वो इस ग्राफ को इस जो ये बार जो ये डंडा है ये जो बार है उसको शो कर रहा है कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 और एकेडमिक ईयर ये थे, और इतने बच्चे क्लास 8 में 2003 से 4 में थे, 4 से 5 में इतने बच्चे थे, 5 से 6 में इतने थे, 6 से 7 8 में, 7 से 8 में इतने। तो मतलब ईयर बाय ईयर आपका जो ग्राफ है वो क्या है, इंक्रीज फॉर्म में ही आया है। आपका जो भी बच्चे हैं डे बाय डे जो ईयर बाय ईयर इंक्रीज हुए हैं, जो आपका जो इंफॉर्मेशन है वो इस फॉर्म में भी आता है, तो इसको हम कहते हैं बार ग्राफ, ठीक है।
बार हाइट्स गिव द क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी, और आपके जो बार की जो हाइट है वो आपको बताती है कि उस पर्टिकुलर ईयर में या उस पर्टिकुलर चीज़ में कितनी हाइट, कितने मतलब उसका जो डेटा है वो कितना गया ऊपर, ठीक है। बार्स आर ऑफ इक्वल विड्थ विद इक्वल गैप्स इन बिटवीन, और बार जो होते हैं वो इक्वल विड्थ के होते हैं और इक्वल गैप्स इन बिटवीन, और इनके बीच का जो ये गैप है वो भी इक्वल होता है, और इनकी जो ये जो इनकी जो चौड़ाई होती है बार की, ये भी दोनों इक्वल होती हैं। मीन्स यहाँ पे भी एक लाइन का गैप और इसके अंदर भी एक लाइन का गैप, ये मेजरमेंट जरूरी होता है। मतलब ये दो बार के बीच का जो गैप है वो और एक बार जो बन रहा है उसके बीच का गैप दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। डबल बार ग्राफ का मतलब होता है कि एक ही दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, और उनको दोनों को आप एक सब्जेक्ट में दोनों की इंफॉर्मेशन, जैसे कि अब अ बार ग्राफ शोज टू सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली। अब एक बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ में जबकि दो सेट्स ऑफ डेटा, किसी भी दो चीज इंफॉर्मेशन को एक ही उसमें रिप्रेजेंट करना, इट इज यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ द डेटा। और ये क्या होता है, ये बहुत यूजफुल होता है जब हम किसी भी 2 ईयर्स के डेटा को हम कंपेयर करते हैं कि पिछले साल ये हुआ था, इस साल ये इतना हुआ है, ये चीज़, ये इसके लिए डबल बार ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये डायग्राम है आपका, ठीक है, और यहाँ पे तो ये जो व्हाइट वाला जो बार होगा वो 2005 से 6 ईयर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो ब्लैक वाला जो आपका ये बार है ये आपको 6 से 7 वाला रिप्रेजेंट करेगा। तो अब यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हैं सब्जेक्ट्स। मैथ्स में 5 से 6 ईयर में इतने मार्क्स ऑब्टेन हुए थे, बट 6 और 7 में बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं मैथ्स में बच्चों के, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोशल स्टडीज़ में यहाँ पे आपके इसमें लगभग अच्छे थे 5 और 6 में, बट 6 और 7 में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया है बच्चों ने, ठीक है। बट हिंदी में देखिए, हिंदी में लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी मतलब दोनों ईयर सेम ही रिकॉर्ड बना है। तो मतलब ये होता है आपका डबल बार ग्राफ, ठीक है। नाउ अब आपके पास में यहाँ पे ट्राई दिस, इनको ट्राई कीजिएगा। ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब उनका क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना जैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको जो बेटर लगे, बार ग्राफ अच्छा लग रहा है, डबल बार ग्राफ में 2 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो मुझे डबल बार ग्राफ वहाँ पे नहीं बनेगा, तो आपका बार ग्राफ ही बनेगा। तो आप ये बार ग्राफ उसमें यहाँ इन क्वेश्चंस में आप इनमें बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। अब किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, मतलब एक तरीके से लिखना है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, घर में किसी भी चीज़ सामान को हमारा जब हमारी स्टडी टेबल या हमारा स्टडी रूम का हमारा ऐसे पूरा हम बुक्स यहाँ कोई बुक्स यहाँ फेंक दी, कभी वहाँ फेंक दी, फिर क्या करते हैं संडे को बैठ के हम अपना पूरे बुक्स को अरेंज करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रॉपर मैनर्स में हम उसको रखते हैं, ठीक है, कि एक तरफ हिंदी की बुक, एक तरफ इंग्लिश की बुक, एक तरफ मैथ्स की बुक, एक तरफ साइंस की बुक, ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो दैट्स द सेम इज ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, वही होता है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। Usually data available to us is in an unorganized form called raw data, और जो हमें डेटा दिया होता है वो हमें रॉ फॉर्म में दिया होता है, मतलब वो ऑर्गेनाइज नहीं होता, वो यहाँ वहाँ हमें अनऑर्गेनाइज फॉर्म में दिया होता है। टू ड्रा मीनिंगफुल इन्फरेंस वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डेटा सिस्टमेटिकली, और जब हम किसी भी चीज़ डेटा को हम जब उसको मीनिंगफुली ड्रॉ करते हैं, जब उसको हम एक तरीके से ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइज डेटा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड टू फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछा था। द रिजल्ट्स वर आर लिस्टेड बिलो, और हर एक बच्चे ने, कोई ने आर्ट, साइंस, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट, ये सब इस तरह से लिखा था। हमको क्या करना है, इसको ऑर्गेनाइज मैनर में करना है। तो ऑर्गेनाइज मैनर में करने के लिए हमने क्या किया, एक टेबल बना ली, इसमें एक पहले लगा सिर्फ सब्जेक्ट, फिर लिखा हमने टैली मार्क्स, और फिर लिखा हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसको आप है ना फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कि उस एक पर्टिकुलर के लिए कितने बच्चे अकर कर रहे हैं या फिर कितने स्टूडेंट्स अकर कर रहे हैं, वो एक फ्रीक्वेंसी भी होती है, ठीक है। जैसे आर्ट्स में तो यहाँ पे आप काउंट कीजिए, आर्ट्स में कितने बच्चे हैं वो यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स में कितने हैं उतने लिख दीजिए, फिर साइंस में कितने हैं उतना हमने लिख दिया 6, फिर इंग्लिश में हमने लिख दिया कितने हैं 4। अब इनको आपको क्या करना है, टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करना है। टैली मार्क्स में आपने पढ़ा होगा, बता देती हूँ कि 1 के लिए आपको 1 डंडा होगा, 2 के लिए आपके पास 2 डंडे होंगे, 3 के लिए आपके पास में 3 डंडे होंगे, 4 के लिए आपके पास में 4 डंडे होंगे, ठीक है।
पर 5 के लिए क्या करना है आपको 1 2 3 4 और आपको ऐसे कट करना है, ये होता है 5, ठीक है। और अगर आपको 6 के लिए करना है तो 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5 एंड एक डंडा 6, ठीक है। और अगर मान लो आपको 12 के लिए करना है, ठीक है, 12 के लिए लिखना है तो क्या करेंगे 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, फिर करिए 1 2 3 4 और दिस वन इज 5, तो 5 और 5 10 11 और 12, ठीक है। जब 5 की जब बात आएगी तो आपको 5 या 5 मोर देन 5 आएगा तो आपको ऐसे लिखना है। 5 के लिए आपको इस तरह रिप्रेजेंट करना है और फिर मोर देन 5 के लिए फिर आपको वहाँ पे डंडे जितने भी नंबर है उसके हिसाब से उसको डंडों को इंक्लूड करना है। पर 5 इस तरह से लिखा जाता है टैली मार्क्स में, ठीक है। सर मैं नंबर ऑफ टैलीज बिफोर ईच सब्जेक्ट गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ टैलीज, अभी टैलीज से पता लग रहा है कि कितने बच्चों ने क्या सब्जेक्ट लाइक किया और कितना फ्रीक्वेंटली लाइक कर रहे हैं, और मतलब कितना वो उसको लाइक कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सब्जेक्ट, मतलब वो उस सब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है कि कितने बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। तो फ्रीक्वेंसी क्या बताती है कि वो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है या फिर वो जो पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी बार अकर किया जा रहा है, कितनी बार आ रहा है या कितनी बार उसको चूज किया जा रहा है, वो चीज़ बताती है आपकी क्या फ्रीक्वेंसी। द टेबल मेड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और ये जो टेबल होता है इस टेबल को, ये टेबल 5.1 जो है, इसको हम पूरे टेबल को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, टैली मार्क्स होती है और यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जगह आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो। तो जहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी बताता है कि किस ऑब्जेक्ट के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। नाउ ग्रुपिंग डेटा, अब किसी भी डेटा को आपको ग्रुप करना है, ठीक है। तो डेटा रिगार्डिंग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट शोज द अकरेंस ऑफ ईच ऑफ द एंट्री सर्वल टाइम्स। यहाँ पे आपके पास जैसे आर्ट्स को 7 स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं, मैथ्स में कोई 5 कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही ये चीज़ दी हुई है आपके पास में। मार्क्स ऑफ मैथ्स के हैं जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं क्लास 8 के, और वो इतना उनको मार्क्स आया है 60 स्टूडेंट्स को, ठीक है। आउट ऑफ 50 कितने मार्क्स आए हैं, वो इतने आए हैं। तो आपको इसको एक टेबल में बनाना है। इसको आपको इस तरह से भी बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टेबल होती है तो आपको उसको 0 से 10 वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं, 10 से 20 वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं, 30 से 40 वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं, ऐसे करके आप इस चीज़ को इस तरह भी बना सकते हो। इसको बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो जो आपका ऊपर में जो ये था, ये आपका था क्या, इसको जो आप बोलते थे वो बोल रहे थे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के बारे में और कम फ्रीक्वेंसी थी, मतलब चीज़ें बहुत जो डेटा था वो आपका कम था, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आई, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपका डेटा है थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए आपको यहाँ पे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिसमें आपकी क्लास इंटरवल होती है। क्लास इंटरवल मतलब ये जो आपने बोला 0 से 10, 10 से 20, 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये आपकी क्या है, क्लास इंटरवल्स हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपका एक आती है लोअर क्लास और एक आती है अपर क्लास। मतलब लोअर क्लास मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और अपर क्लास मतलब जहाँ की तरफ जा रहा है। जैसे 10 और 20 में लोअर क्लास होगी आपकी 10 और अपर क्लास होगी आपकी 20, ठीक है। ये चीज़ कहलाती है। अब आपके पास में यहाँ और दूसरा आपके पास आता है बार्स विद अ डिफरेंस। अभी बार का जो डायग्राम है उसमें क्या क्या डिफरेंस के हिसाब से बनाया जा रहा है वो चीज़ बताई जा रही है। तो लेट अस अगेन कंसिडर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 60 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। अभी 60 स्टूडेंट्स से मैथमेटिक्स टेस्ट में इतना ला रहे हैं। 0 से 10 वाले स्टूडेंट्स 2 हैं, 10 से 20 वाले 10 हैं, ये इतने करके ऐसे करके टोटल कितना 60 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। आपका ये जो टोटल है वो आपका यहाँ से आपको आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में 60 दिया है तो अगर आपको यहाँ पे 60 नहीं आ रहा, इट मीन्स आपके यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपने कहीं ना कहीं एक दो मिस किए हैं, तो आपको ये पूरा चेक करना है। आपका टोटल यहाँ पे 60 आ गया, इट मीन्स आपने सारे बच्चों को इंक्लूड कर लिया है इसमें फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इस तरह से फॉर्म करना है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे है और यहाँ पे मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 0 से 10 वाले स्टूडेंट्स कितने 2, तो 0 से 10 वाले कितने 2, तो 10 से 20 वाले
10, फिर 10 20 से 30 वाले, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमारा कोई गैप नहीं आ रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 से, इसलिए हम यहाँ पे गैप नहीं दिया, इसलिए हमारे यहाँ पे इस बार ग्राफ में गैप नहीं है, इसमें अटैचमेंट से ही सारे बार बन रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मैंने बताया था बार ग्राफ जिसमें थोड़ा सा गैप था। ठीक है, फिर मैंने एक बताया था जिसमें हमारे डबल बार ग्राफ जिसमें 2 इन्फॉर्मेशन यूज होती है। ठीक है, और यहाँ पे जब क्लास इंटरवल की जब क्वेश्चंस की बात आती है तब हमारा ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 5.1। अब यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो अब अभी हमने ऊपर पढ़े थे, अब कोशिश करते हैं इनको ट्राई सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। अब आपके पास में 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से कौन सी जो इंफॉर्मेशन है आप यूज करोगे हिस्टोग्राम बनाने के लिए। ठीक है, हिस्टोग्राम भी एक तरफ से बार ग्राफ की तरह एक ग्राफ बनता है, हिस्टोग्राफ बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन आप यूज करोगे। द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन अ पोस्टमैन्स बैग, द हाइट ऑफ अ कॉम्पिटिटर इन एन एथलेटिक मीट, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन। तो आप इसमें से कौन सी 2 इंफॉर्मेशन अगर करोगे तो ये वाली आप करोगे और एक डी वाले करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन M, वुमेन W, बॉय B एंड गर्ल G। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। अभी यहाँ पे आपके ये सारे लोग आए थे, तो वुमेन के मैन के लिए M, वुमेन के लिए W, बॉय के लिए B और गर्ल के लिए G। ठीक है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। अब इसको बार ग्राफ भी बनाना है और आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनाना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए आप क्या कीजिए, एक में लिखिए शॉपर्स, क्या लिखेंगे आप, एक में लिखेंगे शॉपर्स। ठीक है, दूसरे में आप लिखेंगे टैली मार्क्स, क्या लिखेंगे, TALLY टैली मार्क्स आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आप लिखेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी, क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। अब आपके लिए पहला जो है आपका है वो है M, फिर है आपके पास में W, फिर है आपके पास में B और फिर आपके पास में है G। तो जो वो मैन है काउंट कीजिए इनमें से कितने मैन हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए, फिर वुमेन्स कितनी है उतने लिखिए, फिर बॉय कितने हैं उतने काउंट करके लिखिए और जी गर्ल्स कितने उतने काउंट करके लिखिए। तो मेरे पास जो मैन है वो है 11, मेरे पास वुमेन है जो है 28। ठीक है, और मेरे पास में बॉय है वो है 5 और मेरे पास में गर्ल्स हैं वो है मेरे पास में 12। देखिए बॉयज़ कितने हैं 1 2, ठीक है 3 4 और दिस वन इज 5। तो मेरे पास कितने बॉयज़ हैं 5 है ना। अब देखिए टोटल मेरे पास में क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दे रखा होगा कि कितने हैं, तो आप टोटल कीजिए। तो टोटल आपके पास में कितने स्टूडेंट्स आते हैं, कितने लोग आते हैं यहाँ पे 60 लोग आते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो देखिएगा कि इसमें कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ छोड़ दिया होगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पे ये 11 नहीं है, ये यहाँ पे आपको ये 15 है, ये 15 होंगे। ठीक है, ये 15 है। ठीक है, अब ये आप मेरे पास टोटल कितने हैं 60 लोग हैं यहाँ पे जो मॉर्निंग में एक स्टोर में आए थे। ठीक है, अब टैली बनाइए। तो टैली इसमें 15 के लिए बनाइए, मैंने बताया था वही 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको क्या करना है, इन सब का टैली मार्क्स बनाना है। ठीक है, और उसके बाद में फिर आपको उसको रिप्रेजेंट करना है किसमें, बार ग्राफ में। बार ग्राफ में करने के लिए ये क्वेश्चंस बहुत लंबे हैं, यहाँ पे नहीं बनेंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा हिंट दे रही हूँ। ऐसे आपको एक बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, यहाँ तो होगा आपका M W B और G बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ से काउंट कीजिए, यहाँ पे 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40। ठीक है, फिर 50 और उसके बाद में आपका 60, क्योंकि आप टोटल 60 लोग हैं मेरे पास में यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ शॉपर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शॉपर्स। अब आपके पास में यहाँ पे बनाना है, तो आपका M है वो मैन कितने हैं 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक 15 बना लीजिए, उसके ऊपर लिख दीजिए 15। जो आपकी वुमेन्स हैं वो कितनी हैं 28 मीन्स 20 और 30 के बीच में आएंगी। ठीक है,
तो 20 और 30 के बीच में, तो यहाँ से बना लीजिए और इसको लिख दीजिए 28, ठीक है। और उसके बाद में बॉयज़ जो हैं वो हैं आपके 5, तो ये 0 से 10 के बीच में आएंगे, तो ये यहाँ पे लिख दीजिए 5। और जो गर्ल्स हैं वो कितनी आएंगी 12, तो गर्ल्स जो आएंगी उनको थोड़ा सा ऊपर बना दीजिए और इसको लिख दीजिए नीचे 12, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? और इसको लिख दीजिए यहाँ पे 12। तो ये आपका बार ग्राफ रेडी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ वीकली वेज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर, ये आपके 30 वर्कर्स का फैक्ट्री में जो काम हो रहा है वो दिया जा रहा है। यूजिंग टेलीमार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल एज 800, 810, 820 to 820 एंड सो ऑन। आपको इस तरह से फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है कि मतलब टेलीमार्क्स का बनाने से पहले आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, जिसमें आपको क्या करना, पहला जो फ्रीक्वेंसी टेबल है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ वेग ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, जो इनके वेग्स दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख लीजिए, एक जो ब्लॉक होगा उसको लिख लीजिए क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल आपका है 800 से 810, फिर 810 से कितना आएगा 820, फिर 820 to 830, फिर 30 to 840, फिर 840 से 850, फिर 850 to 860, फिर 860 to 870, फिर 870 to 880, और फिर 880 to 890, ठीक है। फिर 890 टू कितना आ गया 900 आ जाएगा, 900 आ गया, ठीक है। अब आपको इसको यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। अब सेकंड ये जो हो गया ये आपका एक कॉलम हो गया, तो इसमें इसके बाद में सेकंड जो कॉलम आएगा वो आएगा आपका टेली मार्क्स, ठीक है, टेली मार्क्स आ जाएगा। उसके बाद में जो थर्ड कॉलम आपका आएगा वो आएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में 800 से 810 के बीच में कितने आए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे आए 3, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आए 9, ठीक है, यहाँ पे आया 5, फिर आया 1, फिर आएंगे 3, फिर आएंगे 1, फिर आएंगे 1 और फिर आएंगे 4। अब इनको टोटल करेंगे तो टोटल मेरे पास कितने आना चाहिए 30 स्टूडेंट्स आने चाहिए, तो 30 वर्कर्स आने चाहिए। अगर 30 आपका नहीं आ रहा, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके 1-2 आदमी मिस हैं, तो आपको चेक करना है दोबारा से काउंट कर करके। और यहाँ पे इस वाले में मिडल में आपको क्या बनाना है, टेली मार्क्स इनके बनाने। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राफ, आपको हिस्टोग्राम बनाना है फॉर द फॉलोइंग टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 3 में जो डेटा मैंने टेबल बनाई है उसी का यूज़ करके आपको हिस्टोग्राम बनाना है। आप बना लीजिएगा, मैं नहीं बना रही हूँ, बस सिर्फ मैं क्वेश्चन के आंसर दे रही हूँ। विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, कौन से जो ग्रुप है उसका जो जिसमें ज़्यादा वर्कर्स थे, तो 830 से 840 के जो स्टूडेंट वर्कर्स थे उसमें ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया देखो 9 मतलब 9 जो था वो किसके लिए था, 830 से 840 के बीच के लिए वर्कर्स थे, ठीक है। हाउ मेनी वर्कर्स कैन अर्न 850 एंड मोर, 850 रुपीज़ या 850 से ज़्यादा वाले कितने वर्कर्स हैं, तो देखिए 3 and 4 7 8 9 और 10, तो टोटल कितने हो गए 10 हो गए जो ज़्यादा लोग कम 850 रुपीज़ से ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, और कितने हैं जो 850 से कम पैसा कमाते हैं, तो कितने हैं टोटल 20 वर्कर्स हैं, क्योंकि 10 तो यहाँ चले गए, तो बाकी 30 में से 10 यहाँ चले गए, तो कितना बचा 20, और इसको कर सकते हो 30 - 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, इसको इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। अब यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि कितने बच्चे टीवी देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हैं, और आवर्स ऑफ टीवी वॉच पर डे, और एक दिन में कितने घंटे टीवी देखते हैं वो यहाँ पे है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस देना है, आंसर द फॉलोइंग। अब आंसर देना है फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा आवर्स कौन से आवर्स के लिए बच्चे वो देखते हैं, तो देखिए 32 मतलब 4 से 5 आवर्स के लिए लोग ज़्यादा देखते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे होगा 4 to 5 आवर्स, ठीक है।
तो ये यहाँ पे आपका ये 4 है, 9 मत समझिएगा, 4 है, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, और 4 आवर्स से कम वाले कितने लोग हैं? तो यहाँ पे देखिए 8, 4, 8 और 22, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ये वाले हैं। तो इससे कम कितने हैं? 4 आवर्स वाले भी हैं, 8 आवर्स वाले भी हैं और 22 आवर्स वाले भी हैं। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए 4 + 8 और +22, तो इनको ऐड करने से आपके पास आंसर आता है 34, ठीक है। अब हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी, और कितने स्टूडेंट्स हैं जो 5 आवर से ज़्यादा टीवी देखने में टाइम स्पेंड करते हैं? तो कितने करते हैं देखिए यहाँ पे, तो मोर देन 5 आवर्स, तो ये 5 आवर्स के बाद में आगे यहाँ पे क्या है 8 और यहाँ पे क्या है 6, तो 8 + 6, क्योंकि 32 तो सबसे ज़्यादा है, 5 आवर्स तक ही है। फिर 5 आवर्स से ज़्यादा कौन देखता है? 8 स्टूडेंट, 8 हैं एक तरफ, तो 8 6 है, तो 8 + 6 कितना हो गया? 14 ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो कि क्या करते हैं, मोर देन 5 आवर्स टीवी देखते हैं, ठीक है। नाउ अब बात आती है कुछ न्यू टॉपिक की, सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। अब सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट कैसे बनाते हैं मैं एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ कि कैसे क्या है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज सोल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। हाउ हैव यू एवर कम अक्रॉस डेटा रिप्रेजेंटेड इन सर्कुलर फॉर्म एज शोन, आपको ऐसे डेटा रिप्रेजेंट करते हुए देखा होगा सर्कुलर फॉर्म में। दीज और कॉल्ड सर्कल ग्राफ्स, और जिनको क्या बोलते हैं? सर्कल ग्राफ्स कहते हैं। सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट। एक जो सर्कल ग्राफ होता है वो क्या करता है, जैसे हम क्या करते हैं फ्रैक्शन पढ़ाते हैं तब हम आपको सर्कल के फॉर्म में बताते हैं, सर्कल के पार्ट्स बताते हैं, फिर बताते हैं कि इतने जो शेडेड हो रहे हैं वो तो ऊपर लिखा जाएगा, और जो शेडेड तो टोटल जितने जो हैं शेडेड और विदाउट शेडेड वो नीचे लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम वही होता है कि एक सर्कल ग्राफ में क्या करते हैं, किसी भी पूरे पार्ट में कितने कितने पार्ट्स पे लोगों का रिलेशनशिप है, कि क्या क्या डेटा गिवन है, वो चीज़ यहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दिखाता है यहाँ पे किसमें? सर्कल ग्राफ में। तो अब यहाँ पे बात आती है दूसरी की पाई चार्ट। आ सर्कल ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड अ पाई चार्ट, और सर्कल ग्राफ को ही हम क्या बोलते हैं? एक पाई चार्ट बोलते हैं, ठीक है। पाई चार्ट भी ये ऐसे ही होता है और ये सर्कल ग्राफ भी एक चीज़, दोनों को एक ही चीज़ बोलते हैं, ठीक है। ड्रॉइंग पाई चार्ट, अब किसी भी पाई चार्ट को ड्रॉ करना है। पाई चार्ट को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास में उस का चीज़ का डिग्री में आना चाहिए, तभी हम क्या करते हैं? पाई चार्ट को बना सकते हैं। जैसे चॉकलेट है, 50% बच्चे चॉकलेट खा रहे हैं, वनीला 25% खा रहे हैं और अदर फ्लेवर्स 25% खा रहे हैं, तो इनको पहले इनको परसेंट को हटाइए। परसेंटेज को जब हटाते हैं तो डिवाइडेड बाई 100 करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसलिए क्या किया मैंने, 50 को 100 से डिवाइड किया, ठीक है, और मेरे पास में ये आ गया 1/2। यहाँ पे 25 को 100 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1/4, क्योंकि 25 125 4 जा, यहाँ पे 1/4 आ गया। अब क्या करना है, मुझे इसका डिग्री में लिखना है। डिग्री में लिखने के लिए जो इसका सेंट्रल एंगल जो होता है, देखिए एक सर्कल होता है, ठीक है, ये एक सर्कल होता है, ये सर्कल में ये यहाँ पे एक डायमीटर होता है जिसका ऊपर स्ट्रेट एंगल 180 का बनता है और नीचे 180 का बनता है। तो एक सर्कल का पूरा जो होता है वो कितने का होता है? 360 का। पूरा एक चक्कर जो होता है वो कितने का होता है? 360 का होता है। तो इसलिए 1/2 ऑफ 360 मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाई 360। यहाँ पे भी वही 1/4 ऑफ 360 और यहाँ पे भी वही 1/4 ऑफ 360। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 180 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 90 आएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में 90 आएगा। तो इस तरह से फिर अब ये 80, 90 और 90 का आपके पास में डायग्राम बन गया। अब आप क्या करना है, 180 की डिग्री पे का एक मतलब स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में एक में आधा करोगे तो 90 के दो ये बन जाएंगे और ये एक स्ट्रेट इसका बन जाएगा। तो जो चॉकलेट वाले होंगे ये हो जाएंगे, ये वनीला वाले हो जाएंगे, अदर फ्लेवर वाले भी 90 के हो जाएंगे। तो इस तरह आपका एक पाई चार्ट बनता है, ठीक है। नाउ अब आपके पास में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट एग्जांपल आपका है, एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग्स ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग ऑन अ मंथ। नाउ सेविंग ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम। अब आपको बताना है कि कौन से आइटम पे आपका एक्सपेंडिचर जो वो सबसे ज़्यादा था। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली, और जो खर्चा एक्सपेंडिचर जो खर्चा था वो इक्वल था जो आपका टोटल सेविंग ऑफ फैमिली होता है उसके इक्वल था, वो आपको बताना है। इफ़ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3000, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। तो क्लोथ्स पे एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो मैं
एक्सपेंडिचर, मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जो था वो किस पे था, सबसे ज़्यादा किस पे था, फूड पे था। तो हमें फूड पे क्या है 25% का है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर, जहाँ पे उसका जो आइटम पे एक्सपेंडिचर जो है वो और उसकी जो टोटल सेविंग है वो दोनों इक्वल है, तो वो किस पे है, वो जाके वो इस पे, क्योंकि एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन 15% है और सेविंग्स भी 15% है, तो ये चीज़ दोनों क्या है आपस में सेम है, ठीक है। ऑन द मंथ सेविंग ऑफ फैमिली 3000, व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ। तो अगर आपकी जो मंथली फैमिली सेविंग जो है वो 3000 की है, तो आपकी जो क्लोथ्स पे है वो कितना होगा, क्लोथ्स कितना है आपका 10% और 10, तो आप क्लोथ्स पे निकालें तो 10% आपको क्लोथ्स पे है, तो यहाँ पे क्या होगा 3000 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, क्योंकि 15% रिप्रेजेंट्स 3000, तो 3000 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाई 10, सो यहाँ पे 2000 आपका क्या आ गया, क्लोथिंग पे एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 2, ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ बेकर शॉप इन गिवन, ये आपके बेकर्स के डिफरेंट शॉप आइटम्स के आपको टोटल दे दिया 720, ठीक है। अब आइटम्स हैं ये ऑर्डिनरी ब्रेड, बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, फ्रूट ब्रेड, अदर्स, ये सब है, ठीक है। और इनका जो सेल है ऑर्डिनरी का 320 सेल है, मतलब इतने में वो रुपीज़ में बिक रही है, ये 20 फ्रूट ब्रेड 80 पे, केक्स एंड पेस्ट्रीज 120 में ऐसे बिक रहे हैं, ठीक है। अब इनका फ्रैक्शन आपको कैसे निकालना है, 320 अपॉन टोटल कितना है 720 टोटल होता है इनका पूरे का, ठीक है। तो ये से फ्रैक्शन आ जाएगा। और सेंट्रल एंगल निकालने के लिए मैंने बताया था जब पाई ड्रॉ करना है तो आपको पाई बनाने के लिए आपको डिग्री में एंगल, क्वेश्चन डिग्री में चाहिए पॉइंट्स, डिग्री में करने के लिए आपके पास में जो भी आपको फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 360 से, तो आपके पास में डिग्रीज आ जाएंगी सारी, और उसके बाद में आपको पाई चार्ट बना देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। नाउ आप यहाँ तक होता है आपका चैप्टर, एक्सरसाइज में करवाती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट।